हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिएट्रिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, then this is the right place for you guys if you are preparing for GATE, ESC and others electrical engineering exam. So guys, this is our Unacademy Plus team available on Unacademy, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इनके साथ आप कनेक्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी अनअकैडमी प्लस पर और कनेक्ट होकर अपनी प्रिपरेशन फॉर गेट और ईएससी के लिए स्टार्ट करें। गाइस, कल का सेशन बहुत धमाकेदार रहा है तो आज का ये वीडियो आप शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। दिस इज अबाउट माई सेल्फ राहुल शर्मा। आई हैव 6 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट एंड ईएससी एंड गाइस दिस इज माई कोड Rahul11 इज माई कोड। आप इस कोड को लगाकर अनअकैडमी अप्लाई करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है गाइस, तो आप Rahul11 कोड को अप्लाई करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा, सर मैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों दूं जब आप यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात है कि अनअकैडमी प्लस के काफी सारे बेनिफिट हैं क्योंकि यूट्यूब क्या है, यहां पर स्टडी करने में एक प्रॉब्लम होती है कि 1 to 1 जो एक इंटरेक्शन होता है टीचर का, वो वाली फील आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है गाइस, आपको लाइव सेशन फिक्स टाइम पर मिलेंगी क्लासेस। एक टाइम आपका शेड्यूल फिक्स कर दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्लास को फॉलो करते जाइए और अपनी प्रिपरेशन करते जाइए। आप गेट और ईएससी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो गेट और ईएससी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है गेट गाइडेंस अंडर इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। मतलब क्या है कि जितने भी टीचर्स हमारे हैं, आप हमारे जो टीचर्स हैं उनके भी वीडियो देखिए, साथ के साथ जो दूसरे एजुकेटर्स भी हैं उनके भी आप वीडियो देख सकते हैं, जैसे ख्वाजा हफीज सर हो गए या काफी अदर्स इलेक्ट्रिकल के भी टीचर्स हैं, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स देखिए गाइस, जब आप प्रिपेयर करते हैं तो स्टार्टिंग में सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस हमारा रहता है कम, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम सिलेबस को कवर करते जाते हैं सिलेबस हो जाता है बहुत ज्यादा और आपको प्रिपरेशन करने में तब प्रॉब्लम होती है और रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तब ये क्रैश कोर्स काफी हेल्प करते हैं आपको प्रिपरेशन करने में। और गाइस, अगर आप पर्सनली और पढ़ना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स चल रहा है यूपीपीएससी, एई, एनएलसी और एसएससी जेई का, मैं जिसके अंदर आपको पावर सिस्टम की क्लास दे रहा हूं और खेमेंद्र सर आपको मशीन की क्लास दे रहे हैं। नेक्स्ट है गाइस, आपका एंटायर सिलेबस गेट एंड ईएससी का अक्टूबर में एंड, घर बैठे बैठे, समझ रहे हैं, यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 मंथ्स होंगे आपके पास सेल्फ प्रिपरेशन के। समझ रहे हैं कितना अच्छा है, 3 महीने, मतलब 3 महीने तो आप सफिशिएंटली सारा रिवाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि दिसंबर तक रात के 8 बजे तक आपको क्लास करनी पड़ रही है। लेक्चर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। बच्चे देखिए, बिल्कुल भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि क्रिएट्रिक्स चैनल पे मैंने देखा बहुत से साउथ इंडियन स्टूडेंट है जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है, कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर ये बाउंडेशन नहीं मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस पर। सेकंड है नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व। मान लीजिए आपको कोई डाउट है और आप अपने एजुकेटर से पूछना चाहते हैं तो आप लाइव लेक्चर में उसकी फोटो पिक करके अपने एजुकेटर को वहीं सेंड कर देंगे, वो उस पर आपको रिप्लाई दे देंगे और वो आपके नोट्स में भी आपका डाउट वहीं पर लग जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी चीज है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़ रही है, डाउट सेशन लेना पड़ रहा है, ना फैकल्टी का वेट करना पड़ रहा है। एक्सेसिबल ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर एंड फोन, यानी नो जी ड्राइव, नो पेन ड्राइव, नो एंड्रॉइड, ठीक है, नो मेमोरी कार्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, एक बार परचेज और किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करो। नेक्स्ट है वीकली टेस्ट एंड डाउट सेशन। यहां पर है वीकली टेस्ट और डाउट सेशन आपको, यानी डाउट सेशन में क्या होगा, डाउट सेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको 1 to 3 लेक्चर मैं देता हूं तो 4th क्लास जो होगी वो डाउट सेशन होगा। उस डाउट सेशन में आप 3 क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं इन टेस्ट सीरीज से। दूसरी बात क्या है, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट आपको मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम को के प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है ये भी आप टेस्ट सीरीज से सीख सकते हैं। तो आई होप आपको
पता चल गया होगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, और इस पर आप ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट है गाइस, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर आपका पीडीएफ नहीं आया। बच्चे आज कल वाले लेक्चर का भी और आज के वाले भी लेक्चर का भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। पीडीएफ वगैरह के लिए आप बेफिक्र रहा करो, ठीक है, वो मेरे एंड का काम है, वो आपको मेरे एंड से हो जाएगा। जब एक बार प्रॉमिस हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर पीडीएफ मिलेगा। हाँ बच्चे, पीडीएफ मिलता है, लेकिन आप पहले इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो वहां चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियो का भी लिंक मिलेगा, ठीक है, तो आप प्लीज उसे वहां से शेयर कर दीजिए अपने डिफरेंट ग्रुप्स में, और वहां से अपनी पीडीएफ भी ले सकते हैं लेक्चर की। और ये वाला जो है #GatePrepDaily, इसे वायरल कर दो आप पूरी तरीके से। ये जो #GatePrepDaily है इसे आप पूरा वायरल बना दो, और जिससे आपको राइट वीडियो मिले गेट का, ठीक है। जल्दी जल्दी फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर लो। ये सबसे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स मैंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इस ग्रुप पर देखे हैं। आप अपने रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं, डाउट भी अपने क्लियर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, बच्चे अगर काफी सेंसिटिव हैं अपनी स्टडी को लेकर, और इवन दैट अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आपस में एक दूसरे के साथ पूछ के शेयर भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, सही जनरेशन, मतलब जनरेशन सही जा रही है। नेक्स्ट है मिशन गेट एंड ESC 2022 के साथ हमारे साथ आज ही जुड़ जाइए। अब बात करेंगे गाइज अपने सेशन की। देखो गाइज, मैं आपको पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करा रहा हूं। जैसे प्रॉमिस करा था कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वो आपको 10-10, 12-12 आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी गाइज, ऐसा भी हो जाता है, समझ रहे हो ना, क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, ठीक। दूसरा है खेमेंद्र सर जो है आपको जो क्लास दे रहे हैं, तो आपको दोनों क्लास करनी है, ठीक है। तो मेरे वाले से आपका पूरा मतलब 2 आवर्स में लगभग आप अराउंड लमसम 80 क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब 80 क्वेश्चन जान रहे हैं आप। 2 घंटे कभी बैठ के खुद नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सबके साथ करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी याद रहेगा। तो इसी के लिए गाइस सबसे पहले वीडियो को यार शेयर करा करो, क्योंकि अगर आपका एफर्ट रहेगा तो ये चीजें चलेंगी यहाँ, अदरवाइज आप अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। दूसरी बात, कल का सेशन बहुत अच्छा था, काफी सारे बच्चे आए थे। आज स्टार्ट करते हैं, और मैं यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो लेस थ्योरी ज्यादा क्वेश्चन। तो मैं खुद चाहता हूं मैं कुछ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दूं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये आ गया आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता दो, ठीक है। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट और ऑक्सिलरी is not used in diesel power station, lubricating system, fuel supply system, steam generating system, intake air system. Okay guys, तो यहां पर जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दें, और ध्यान से देना, गलती करोगे मुझे पता है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीम जनरेटिंग स्टेशन। क्यों गाइस इसका राइट आंसर स्टीम जनरेटिंग स्टेशन है? क्योंकि आपको पता है डीजल के अंदर क्या होता है, डीजल इंजन लगा रहता है टरबाइन के साथ, वो जनरेटर के साथ, सॉरी अल्टरनेटर के साथ। तो डीजल इंजन रोटेट करता है, ठीक है। हम वहां पे उसे बिल्कुल आईसी इंजन होता है हमारा, उसे मूव करेंगे तो हमारा टरबाइन भी, वो सॉरी जनरेटर भी मूव होगा। तो यहाँ स्टीम से हम मूव नहीं कराते अपने अल्टरनेटर को या जनरेटर को, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक। डीजल पावर स्टेशन हम पीक लोड के लिए यूज करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, असेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर आर एब्सोल्युटली सर्टेन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ दीज, कंप्लीट, रिलायबिलिटी या क्विक ऑपरेशन। जल्दी बताएं इसका आंसर, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दो, वहां मैं चेक करूंगा, जिसका गलत होगा मैं उसका नाम वहीं ले लेता हूं, ठीक है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। देखो गाइज, रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। पहले तो पता करना कि फॉल्ट हुआ हमारे सेक्शन में हुआ, कौन सा फॉल्टी सेक्शन है, कौन सा हमारा हेल्दी सेक्शन है, दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाना। फिर हम उसके ऊपर लाई कर सकें कि रिलायबल है, कि अगर फॉल्ट होगा तो ये फॉल्ट को क्या कर देगा, पर्टिकुलर सेक्शन को आइसोलेट कर देगा, और विद इन द
रेस्पॉन्स टाइम यानी क्विक ऑपरेशन होगा कि हमारे इक्विपमेंट डैमेज होने से पहले सिस्टम आइसोलेट हो जाए फॉल्टी सेक्शन वाला। ठीक है गाइस, तो आई होप यहां से क्लियर हो गया होगा आपका आइडिया। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली द डीजल पावर स्टेशन इज यूज्ड वेयर द डिमांड फॉर पावर स्टेशन इज वेरी हाई, नन ऑफ दीज या लेस। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा जहां पर डिमांड पावर की क्या होगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये। गाइस मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ठीक है। आप बहुत से बच्चे 1 2 3 आपको जो पसंद है लिख दो, उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ABCD, तो वहां से अंडरस्टूडेबल है। ठीक, क्यों पावर, देखिए बात क्या है बेटा, जो डीजल पावर प्लांट होता है, पावर स्टेशन होता है, यूज्ड फॉर द पीक लोड, ठीक है, और गैस वाला भी इसी के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर ये जो आपका स्टीम वाला है और न्यूक्लियर वाला जो है, दे आर यूज फॉर बेस लोड, तो कॉस्टली तो इनका भी है, मतलब इनका जनरेशन कॉस्ट तो इनका भी है, बट दे प्रोड्यूस्ड पावर इन बल्क, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, मान लो कहीं पर कोल की सप्लाई नहीं है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक, या वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हम सेटअप नहीं कर सकते, तो ऐसे पॉइंट्स पर हमें डीजल पावर स्टेशन का यूज करते हैं। स्पेशली ये इमरजेंसी, कंटेंजेंसी प्लान और आपका क्या कहते हैं पीक लोड पे यूज करा जाता है, या स्टैंड बाय पोजीशन पे रहते हैं आपके डीजल पावर स्टेशन। आगे की ब्लैकआउट वगैरह हो गया तब इनके थ्रू हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। 400 volt distribution line are commonly known as feeder, service main, substation, distributor। जल्दी बता दो, इसका आंसर तो सब बता देंगे जहां तक मुझे पता, और शायद अब तक तो सबने आंसर दे भी दिया होगा। और इसका आंसर क्या है गाइज, ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या खासियत होती है गाइज, यहां पर जो करंट डेंसिटी होती है या करंट जो होता है, करंट डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ओके गाइज, यहां पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइज, सेकंड पॉइंट है गाइज फीडर। फीडर हमें पता है, जनरेटिंग स्टेशन से लेके सब स्टेशन तक जो लेके लाइन आती है उसे हम क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। और ये जो फीडर होता है, ये करंट डेंसिटी इसके अंदर कांस्टेंट रहता है, करंट की वैल्यू उसमें कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे सर्विस मेंस के बारे में कमेंट करके, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, जो बच्चा मुझे बताएगा उसका नाम लूंगा। ठीक है, और अगर आप बच्चे फीडबैक भी दे दिया करो, ठीक है, वहीं लाइव में कमेंट में मैं आपके साथ रहता हूं अवेलेबल। नेक्स्ट चलते हैं। इंडक्शन रिले आर यूज्ड फॉर डीसी क्वांटिटी, एसी क्वांटिटीज, डीसी एंड एसी बोथ, या नन ऑफ दीज। सो गाइस, इसका आंसर तो तुरंत आप दे दोगे कि इंडक्शन प्रोसेस एक्चुअली होता किसमें है, एसी पे होता है, डीसी में होता है। तो गाइस जाहिर सी बात है, इंडक्शन में क्या चाहिए, वेरिएबल फ्लक्स, और वेरिएबल फ्लक्स हमें कहां मिलता है, एसी में मिलता है। एसी के लिए हम यूज करते हैं इंडक्शन रिलेज का। ठीक है गाइस, तो मूव करते हैं आगे। Which type of insulator are used on the transmission line less than 11 kV? So guys, जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो, हर चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपका पिन हो गया, या आपका ये डिस्क टाइप हो गया, तो आपका इसका जो यूज करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं, हाई वोल्टेजेस के लिए करते हैं। लेकिन ये जो आपका शेकल है, या आपका स्टे वायर हो गया, are used for low voltage distribution, for low
वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है गाइस, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी, शेकल टाइप। ठीक है, गलती मत करना, इंसुलेटर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जेई एग्जाम्स वगैरह में, ये हमेशा कहीं ना कहीं आता ही है किसी ना किसी एग्जाम में। आगे चलते हैं, विच टाइप ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिले ए सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मूव आयरन कोर और ए प्लैंगर। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप, सोलेनॉइड टाइप, इंडक्शन टाइप, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। तो गाइस इसका आंसर जल्दी से जल्दी दो, ध्यान से देना, कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है। ठीक है, इसका आंसर आप ध्यान से दें और जल्दी बताएं मेरे को आंसर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सोलेनॉइड टाइप। ठीक है गाइस, चले मूव करते हैं आगे। बंडल कंडक्टर आर यूज्ड टू रिड्यूस इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, reduced both inductance and capacitance of the line, reduced capacitance of the line, reduced corona loss and line inductance। तो गाइज आपको पता होना चाहिए जो बंडल कंडक्टर होता है वो क्या करता है हमारा, सेल्फ जीएमडी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, लाइन इंडक्टेंस की वैल्यू विल गेट रिड्यूस्ड। तो लाइन इंडक्टेंस की वैल्यू रिड्यूस्ड होती है और हमारा जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है, ठीक है, उसे भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा कोरोना क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट काफी जरूरी है। बंडल कंडक्टर का यूज किस लिए होता है, रिड्यूस्ड कोरोना लॉस एंड लाइन इंडक्टेंस को। अब यहीं पर आप मुझे बताएंगे बंडल कंडक्टर का लाइन के कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक क्वेश्चन डिफरेंट चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर स्टेबल ऑपरेशन ऑफ द इंटरकनेक्टेड स्टेशन द एलिमेंट यूज्ड इज। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी बताएं मेरे को कमेंट करके, ए रजिस्टर, रिएक्टर, कैपेसिटर या नन ऑफ दीज। मान लीजिए दो स्टेशन है, फर्स्ट और स्टेशन सेकंड, तो इन्हें किससे आपस में कनेक्टेड करके रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज, हम यूज करते हैं यहां पर सीरीज रिएक्टर का। किसका यूज करते हैं, रिएक्टर का यूज करते हैं। सिंपल याद रखें, इस रिएक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेबल ऑपरेशन है, स्टेबल ऑपरेशन होता है, ठीक है, और रिएक्टर से ही दो स्टेशन को कनेक्टेड करके रखते हैं, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो यहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ए कंडक्टर ड्यू टू सैग बिटवीन टू सपोर्ट्स टेक्स द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल, ट्राइंगुलर, एलिप्स, कैटेनरी। जल्दी आंसर बताएं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ गलती होगी और कुछ बच्चे इसका आंसर ए देने वाले हैं। क्या वे सही हैं? चलिए देखते हैं। बेटा इसका जो राइट आंसर है वो ए नहीं है, इसका राइट आंसर है डी, कैटेनरी। तो कैटेनरी मतलब दो सपोर्ट है, तो इनके बीच में वायर जो है उसमें सैग आ जाता है, तो ये जो इस तरीके का शेप बनता है बेटा, इसे कहते हैं कैटेनरी। ये सैग जो आता है, सैग का आपको पता होना चाहिए 80। तो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी, सेमी सर्किल मत लगा देना बेटा इसका आंसर। कभी कभी क्या होता है, यही कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, तो प्लीज ये काम मत करना। कैटेनरी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, पावर फैक्टर कैन बी इंप्रूव बाय कनेक्टिंग विच अमंग दीज। तो पावर फैक्टर के लिए इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए हमें, रिएक्टिव पावर सप्लाई, ठीक है, तो इसे कौन कर सकता है, रजिस्टर तो नहीं कर सकता, ये तो फैक्टेबल बात है, यानी ये तो आंसर बहुत आसान होगा, तुरंत लगा दिया होगा बच्चों ने। फर्स्ट एंड डी, स्टैटिक कैपेसिटर, यानी हम कैपेसिटर बैंक भी लगाते हैं, और सिंक्रोनस कंडेंसर, जिसे हम ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन भी मोटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सब रिएक्टिव पावर सप्लाई करके हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव
करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इफ द लोड फैक्टर इज वेरिड इनटू टू पार्ट टैरिफ, देखिए मैंने टैरिफ पढ़ाया है और आ गया क्वेश्चन इसका। ठीक है, रनिंग कॉस्ट इज अफेक्टेड, फिक्स्ड कॉस्ट इज अफेक्टेड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डेप्रिसिएशन इज अफेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आपको पहले तो पता होना चाहिए टू पार्ट टैरिफ में है क्या। बेटा ये हॉपकिंसन टैरिफ है, आपको अगर पता हो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है हॉपकिंसन टैरिफ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है गाइस इसके अंदर, ये जो हॉपकिंसन टैरिफ है इसमें मैक्सिमम जो आपकी डिमांड है वो तो फिक्स्ड है, और साथ के साथ इसमें रनिंग कॉस्ट भी है। तो मैक्सिमम आपका जो पार्ट है डिमांड वो तो फिक्स्ड हो गई, प्लस आपका इसके अंदर क्या आएगा, रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पावर को, एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहे हैं। ठीक है, कंजप्शन, और ये कंजप्शन किस पे डिपेंड करेगा, आपके लोड पर। कभी आपके घर का लोड फैक्टर ज्यादा है, लोड वेरी करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो लोड के वेरी करने पर आपका जो चीज में चेंज आएगा वो कौन सा आएगा, रनिंग कॉस्ट इज अफेक्टेड। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी गाइस। आगे बढ़ता हूं, तो सिंगल फेज 3 वायर एसी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जल्दी बताओ बेटा, सिंगल फेज है, 3 फेज मत सोच लेना। तो 2 कंडक्टर वायर, ठीक है, 1 कंडक्टर वायर, 2 न्यूट्रल, 1 कंडक्टर वायर एंड 1 न्यूट्रल, 2 कंडक्टर वायर एंड 1 न्यूट्रल। जल्दी से इसका आंसर दे दो गाइस मेरे को, बहुत जल्दी से इसका राइट आंसर आप पहुंचा दो, क्योंकि आप थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है, उसका आंसर आप आसानी से दे दोगे। यहां पर ध्यान रखना बेटा, ये सिंगल फेज है। ठीक है, दिस इज एन सिंगल फेज। तो गाइज यहां पर राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि 3 वायर्स हैं, 3 वायर्स हैं तो मतलब 2 मेरे लाइव कंडक्टर होंगे यानी लाइव वायर होगा, और एक मेरा न्यूट्रल होगा। और अगर मैं ये 2 वायर सिंगल फेज सिस्टम बोल देता बेटा, तो इसमें क्या हो जाता, एक लाइव हो जाता और एक न्यूट्रल हो जाता। ठीक है गाइज, तो आई होप आप इसका ध्यान रखेंगे और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए मत टिक कर देना, 3 कंडक्टर वायर। ठीक, न्यूट्रल क्या है, इट इज जस्ट ए रिटर्न पाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, तो ध्यान से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड द नंबर ऑफ आवर फॉर विच द प्लांट इज इन ऑपरेशन। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर स्टेशन। बिल्कुल नहीं है, ये तो किसी दूसरे की डेफिनेशन है, जल्दी बताना मेरे को किसकी है ये। द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू द कनेक्टेड लोड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका, एक मिनट, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी इज अवर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है गाइस, तो आगे मूव करते हैं। ACSR कंडक्टर मींस, जल्दी बता दो मेरे को इसका आंसर। ठीक है, सभी को पता होगा ACSR, तो ACSR के अंदर क्या फुल फॉर्म होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो क्या बेटा, राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब है यूटिलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पावर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, while selecting heating element one should keep in the mind that its specific resistance should be as low as possible, 0, moderate, high। तो बेटा जल्दी बताओ, ये मैंने आपको सारे फैक्टर पढ़ाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। और देखो उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे आ जाते हैं बोलते हैं
चलो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, यानी आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए। जब ये हाई होगी तो आपका रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो आपकी हीटिंग भी हाई होगी। ओके गाइज, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, तो आगे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे लिए। जल्दी से बताओ नेक्स्ट वाले का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, आर्गन आर्क वेल्डिंग। जल्दी बता दो इसका आंसर मुझे कमेंट में, क्योंकि मेरा कराया हुआ है। देखो नहीं कराया हुए का तो समझा जा सकता है, गलत हो सकता है, शायद आपने भी ना पढ़ा हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बताया हुए का तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताओ मेरे को इसका आंसर। इसका आंसर है गाइस आर्गन आर्क वेल्डिंग। ठीक है बच्चे, क्यों, क्योंकि दीज ऑल आर द, आपको पता होगा, ठीक है, और ये किसका है, ये इट इज द पार्ट ऑफ आर्गन आर्क वेल्डिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ आर्क वेल्डिंग। अब आप मुझे बताएंगे दो बात, पहले तो स्पॉट वेल्डिंग के अंदर कितना करंट यूज करते हैं, और दूसरा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। जो बच्चा कमेंट में ये आंसर देगा ना, मैं समझ जाऊंगा ही इज एट द राइट ट्रैक, वो सारे मेरे लेक्चर देख चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है, उसका पढ़ा हुआ है। ठीक है, सभी राइट ट्रैक पे, गलत मत ले लेना। एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट एंड सेल्फ कंटेन्ड एंड कॉम्पैक्ट लोकोमोटिव ऑफ ट्रेन यूनिट। दूसरा, इक्विपमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ विदस्टैंड लार्ज टेम्पररी ओवरलोड, हाई एफिशिएंसी, लो इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड सी ऑप्शन है इजी स्पीड कंट्रोल एंड ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस इसका आंसर अगर आप दें तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम है उसके मैंने कुछ आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, यानी हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि इक्विपमेंट जो है लार्ज लोड को, अपना लोड भी कैपेबल करने में सक्षम हो, और जो उन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा वो भी कैपेबल बियर कर पाए। ठीक है, और हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक, लो इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इसमें तो और इजी स्पीड कंट्रोल। ठीक है, ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर है गाइस वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हीट फ्रॉम द लैम्प फिलामेंट इज ट्रांसमिटेड टू द सराउंडिंग मेनली थ्रू सर्कुलेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। शायद ये क्वेश्चन कल भी था या उससे पहले भी मैं कहीं करा चुका हूं, पता नहीं, गट्स फीलिंग है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर सभी ने दे दिया होगा बच्चों ने, मुझे पता है, सब होशियार हो आप सब लोग। ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा रेडिएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर होती है बल्ब टू सराउंडिंग। ठीक है, टू सराउंडिंग। ओके गाइस, तो रेडिएशन क्या करता है, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, मोड ऑफ हीटिंग, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके अंदर आप मुझे बताइए, कन्वेक्शन का एक एग्जांपल देके मुझे, प्रीमियर की जो कमेंट हमारे चल रहे होते हैं, हमारी बात होती है, उसमें मुझे बता दो कन्वेक्शन का एक एग्जांपल, क्योंकि मैं आपके साथ सारे के सारे एग्जांपल शेयर कर चुका हूं। आगे चलते हैं, सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है, इज यूज्ड इन होम्स, स्ट्रीट लाइट, बैटरी चार्जिंग, होटल्स। ठीक है, तो मेरे को जल्दी बताइए बेटा। देखो कुछ कभी कभार कुछ ऑप्शन ऐसे फ्रेम हो जाते हैं ना, आप देखो बैटरी चार्जिंग के लिए तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है गाइस, स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, पार्क की लाइट्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सोडियम वेपर लैंप का। ठीक है, अब मुझे इसकी जो ल्यूमन पर आउटपुट जो है, प्लीज मुझे इसकी वैल्यू कमेंट्स में जरूर करके बताएं, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि एक साथ कई सारे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से हो जाए, ये मुझे प्लीज कमेंट में करके बताएं। दूसरा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं इनिशियली, ये क्या है, जब फुल ग्लो होता है
तो फुल ग्लो होने पर ये कौन सा कलर देता है बेटा, येलो। और फुल ग्लो होने में से कितना टाइम लगता है बेटा, 10 to 15 मिनट्स फॉर फुल ग्लो। ठीक है गाइस, तो ये सारे पॉइंट जो हैं ल्यूमन आउटपुट, मतलब अगर ये मैं इसलिए भी लिख रहा हूं बेटा कि कल के दिन अगर आप मान लो यहां नहीं बता पाते, नहीं याद रख पाते, अगर इस नोट्स को देख लोगे तो ल्यूमन आउटपुट जरूर खोजने की कोशिश करोगे खुद से, और एक बार खुद से खोज लिया तो कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस द फॉर्मेशन। देखो बेटा मैं कोई टॉपिक नहीं छुड़वा रहा हूं, ये भी आप देख रहे हो, हर एक टॉपिक का एक एक दो दो क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो यार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ आयंस बाय मेटेलिक प्लेट्स इन द एसिडिक लिक्विड। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, डिपोजिशन ऑफ मेटल अपॉन द मेटेलिक सरफेस, या नन ऑफ द अबव। मुझे पता है बच्चे कुछ इसमें जरूर गलती करेंगे, ध्यान से आंसर देना। तो बेटा जिसने भी ये आंसर दिया है बी, टोटली रॉन्ग है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रो डिपोजिशन किस पे होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मेटेलिक सरफेस पर। ठीक है, वो जो आपको पहला कॉन्सेप्ट दिया है वो इलेक्ट्रोलिसिस का है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड के ऊपर वो चला जाता है, वो तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंडक्ट करता हूं, जिसके अंदर मैं अपनी कैटलरी, जो भी आपके घर में बर्तन वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जो आप ये शाइन देखते हैं, इसे क्या करते हैं हम ट्रांसफर करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। ठीक, यानी दूसरे मेटल के ऊपर, जैसे जिंक के आयरन के ऊपर जिंक को डिपॉजिट करना, ये सारे एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक, तो आप प्लीज इसे अपने माइंड में याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ये है, मेटल अपॉन मेटालिक सरफेसेस। ठीक है, तो गलत आंसर मत देना इसका। अब मुझे बता दो जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ में क्या बोलता है। ठीक है, ये कमेंट में करके बताना, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है, इन निकल कैडमियम बैटरीज डैश इज कॉमनली यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, निकल हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम परऑक्साइड। ठीक है, जल्दी बता दो मुझे इसका आंसर। देखो बेटा मैं चाहता हूं बैटरी वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, लेकिन याद रखना है इसे बेटा। द सिलेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मोटर इज गवर्न बाय, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेचर ऑफ लोड टू बी हैंडल, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल कंडीशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या है गाइस। ठीक है, तो गाइस इसका जो है, मैंने अगर आपको जो मोटर को सिलेक्शन करने के कुछ नियम लिखवाए थे, जिसमें आपको मैंने इलेक्ट्रिकल कंडीशन, मैकेनिकल कंडीशन, नॉइस, किस तरीके का लोड बियर करना है, तो इसके सारे के सारे ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आए हैं बेटा आपके लिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। तो बेटा जल्दी से बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट नीडेड फॉर जीआई पाइप अर्थिंग। चारकोल 5 kg, सॉल्ट 8 kg, चारकोल 10 kg, सॉल्ट 8 kg, चारकोल 10 kg, सॉल्ट 10 kg, चारकोल 5 kg एंड सॉल्ट 5 kg। जल्दी बता दो बेटा मुझे इसका आंसर, क्योंकि मैंने डायग्राम के अंदर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की लेयर्स के अकॉर्डिंग करके बताया था कि पहले चारकोल पाइप वाले के लिए, ठीक है, प्लेट वाले के लिए बात नहीं कर रहा, पहले चारकोल फिर सॉल्ट फिर चारकोल फिर सॉल्ट। लेकिन कितना अमाउंट, ये बहुत जरूरी है। डिस्टेंस तो आपको पता है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन कितना, किस अनुपात में दोनों के दोनों होने चाहिए, तो बेटा 1:1 के उसमें होना चाहिए ये पाइप के लिए। यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया गाइस, इसका राइट आंसर है दोनों के दोनों सेम केजी, यानी 10 kg 10 kg। ठीक है,
तो 10 kg आप याद रखिएगा, ठीक है, 10 kg होने चाहिए बराबर। नेक्स्ट, द अनदर नेम ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज इक्विपमेंट अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग, डायरेक्ट अर्थिंग। जल्दी बता दो इसका आंसर मेरे को, ठीक है, अर्थिंग का, क्योंकि मैंने कराया है, मैंने बताया 2 तरीके की अर्थिंग होती है, कौन कौन सी होती है। एक तो, जल्दी बताओ इसका आंसर, चलो आपने बता दिया होगा अब तक आंसर, मैं बताता हूं बेटा, सिस्टम अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग को हम क्या कहते हैं, सिस्टम अर्थिंग कहते हैं। अब जो दूसरी वाली है अर्थिंग का नाम, जो मैंने आपके कराई थी, उसका नाम क्या है, ठीक है, वो मेरे को आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। In an electric heater, the metal case is connected to face wire, earth wire, neutral wire या none of these। तो बेटा जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक हीटर का जो मेटल केस होता है, कुछ याद भी आ रहा होगा आपको, मैंने एक आदमी बनाया था, ठीक है, उसे शॉक लगता है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जिन बच्चों ने भी आंसर दिया है, अर्थ वायर का बिल्कुल सही है, ठीक है, अर्थ वायर यही हमारा क्या होगा, जो आपका इक्विपमेंट होगा उसका जो उसी में हम क्या कर देते हैं, एक वायर लेके इसे अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, अर्थ वायर इसका राइट आंसर है। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम द शॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। As per IE rule, the voltage at a point of commencement of supply in case of low or medium voltage shall not vary more than। अब इस IE रूल का नंबर आप कमेंट में मुझे बताओगे, अगर आपने सही से पढ़ा है, क्योंकि मैंने कराया है। परसेंटेज शायद बच्चे बता देंगे मेरे को। इन केस ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज शुड नॉट वेरी मोर देन, कितना होता चाहिए इसका आंसर, जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके आंसर, ठीक है। इसका आंसर है गाइस 6%। अब ये कौन सा IE रूल है, ये होमवर्क आपका है, आप बताएंगे मेरे को कि इसका कौन सा IE रूल है, ठीक है। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पोल आर बल्की, ठीक है, इनमें से कौन से वाले जो पोल होते हैं वो बल्की होते हैं, तो आप आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। ट्रांसमिशन टावर, ठीक, कंक्रीट पोल्स, ट्यूबुलर स्टील पोल या वुडन पोल, ठीक है। तो ध्यान रख के मेरे को इसका आंसर देना आप, ठीक है। तो आई होप काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो गाइस क्या है, बहुत से बच्चे ट्रांसमिशन टावर पे पहुंच गए होंगे, क्योंकि हाइट में काफी लंबा होता है ना, तो वही उनके माइंड में होगा बेटा, लेकिन इसका जो आंसर है वो कौन सा है, कंक्रीट पोल। ट्यूबुलर पोल भी आया होगा माइंड में, क्योंकि स्टील का, लेकिन वो होलो होता है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वुडन पोल वो तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता मेटल से भारी, ठीक। तो इसका जो है कंक्रीट पोल जो होता है काफी हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, ठीक है, RCC पोल्स भी कहते हैं बेटा इन्हें। आगे चलते हैं। Which of the following radioactive byproduct released from the nuclear reaction, कौन सा बाय प्रोडक्ट निकलता है न्यूक्लियर रिएक्शन में से। तो जल्दी से मुझे आंसर करके कमेंट में बता दो बच्चे। तो पहला है ऑल ऑफ दी, सीशियम, ट्राइटियम और स्ट्रोंटियम, जल्दी बताएं। तो बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है कौन सा, फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर है गाइस स्ट्रोंटियम, ठीक है, इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है, स्ट्रोंटियम 90, ठीक है, यूज हम करते हैं इसका, ये बाय प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलता है। Irrespective of causes, which is the fault in three-phase system? Unsymmetrical fault, both symmetrical fault and unsymmetrical fault,
सिमेट्रिकल फॉल्ट्स एंड एक्सटर्नल फॉल्ट्स। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। किस टाइप के फॉल्ट होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉजेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी मेरे को कमेंट करके बताएं बच्चे। इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अभी तक कमेंट करके मुझे किसी बच्चे ने नहीं बताया सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर कोई भी वीडियो देखता है तो बेटा इसका आंसर जरूर मेरे को बताना। दूसरी बात, सिमेट्रिकल कौन सा वाला होता है हमारा, कल भी डिस्कस करा था, आज भी देख लेते हैं। 3 लाइन 3 फेज फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है गाइज। तो इसके अंदर आंसर ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉज, फिर तो दोनों टाइप के फॉल्ट होते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट भी होते हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट भी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कोरोना लॉसेज इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन मिनिमम हाई इंफिनिटी 0। जल्दी बता दो इसका आंसर। मुझे पता है बच्चे तुरंत आंसर लगाएंगे इसका 0, और जिसने भी आंसर डी 0 दिया है वो तो गया 0.33 नंबर गए कट, ठीक है। 0.33 नंबर आपने अपने स्वाहा करा लिए, या 0.25 नंबर आपके कट हो गए, ठीक है। 0 नहीं होते बेटा, कोरोना लॉसेस क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना लॉस जो होता है आपका, it is directly proportional to f plus 25 hertz. तो if DC is 0, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 हर्ट्ज, तो ये जो लॉसेस होंगे दे आर प्रोपोर्शनल टू 25 हर्ट्ज। तो यहां पर लॉस जरूर होगा, लॉस ऑकर, ठीक है, बट मिनिमम, यानी मिनिमम एज कंपेयर टू AC, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बेटा, सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा मिनिमम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लो वोल्टेज केबल हैज ए ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू, ठीक है, 1 kV, ठीक है, 11 kV, 22 kV एंड 66 kV। तो गाइज इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताओ, ठीक है, क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है बेटा लो वोल्टेज जो होते हैं इन्हें कहते हैं 1000 kV तक हम इसका यूज करते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लो टेंशन केबल्स। दूसरा, इसके बियॉन्ड दिस नो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, या एक मिनट गाइस, ठीक है, बियॉन्ड दिस वोल्टेज, एक मिनट, बियॉन्ड दिस वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल आर नॉट यूज्ड, ठीक है। वैसे तो 33 kV भी लिखा रहता है, इसके बाद हमारा ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए जिसने भी आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द ओवरहेड ट्राम लाइन, कॉपर अलॉय, ठीक, निकल, ब्रॉन्ज या एल्यूमिनियम। जल्दी बताएं, और कौन आंसर दे रहा है इसका जल्दी से, ठीक है। कॉपर अलॉय, निकल, ब्रॉन्ज या एल्यूमिनियम, ट्राम लाइंस के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। तो गाइज इसका आंसर बहुत से बच्चे तुरंत उन्होंने शायद डी दे दिया होगा, एल्यूमिनियम। जो भी डी दे रहा है वो गलत है, इसका राइट आंसर बेटा कॉपर अलॉय। हम कॉपर का यूज करते हैं ओवरहेड लाइंस में, फिर चाहे वो रेलवेज हो या ये ट्राम्स हो, ठीक है, कॉपर का ही यूज करते हैं। और
सिंगल फेज। ये ट्रैक्शन सिस्टम में तो प्योर कॉपर यूज होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर, ठीक है। तो प्लीज कीप दिस माइंड। तो ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है कॉपर एलॉय इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। शंट कैपेसिटर इन सबस्टेशन कंज्यूम लैगिंग वीआर, डिलीवर लैगिंग वीआर, कंज्यूम एक्टिव पावर या डिलीवर एक्टिव पावर। तो बेटा जाहिर सी बात है, जल्दी मेरे को इसका आंसर बता दो कि शंट कैपेसिटर का यूज क्यों करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर क्या था गाइस? इसका राइट आंसर था आपका, ये आपको रिएक्टिव पावर डिलीवर करते हैं, ये तो आपको पता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है डिलीवर लैगिंग वीआर, ठीक है। डिलीवर लैगिंग वीआर इज द राइट आंसर इन शंट कैपेसिटर इन सबस्टेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन ट्रांसमिशन ऑफ बल्क इलेक्ट्रिकल पावर, high voltage offers low cost of switching, the small size of conductor, small towers या small risk of danger। ठीक है, जल्दी बताओ इसका आंसर गाइस। अगर हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलता है? तो इसका आंसर सभी ने दे दिया होगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पी लॉस होते हैं गाइस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के होते हैं। यानी आप जितना वोल्टेज आप हाई देंगे, ठीक है, उतने ही हमारे लॉसेस क्या होंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और आपका ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर भी क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा वो रिड्यूस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। As there is no dash on conductor, therefore an entire cross section of conductor is usefully utilized in DC transmission। स्किन इफेक्ट, रेजिस्टेंस, कोरोना इफेक्ट या कैप्चर इफेक्ट। ठीक है गाइस, तो एज देयर इज नो, ठीक, क्या नहीं होना चाहिए गाइस यहां पर? गाइस हमें पता है एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस दिस वैल्यू विल इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द हमारा जो कंडक्टर के अंदर करंट होता है वो इंटरनल क्रॉस सेक्शन एरिया से ना फ्लो होकर कहा होता है, बाहर की तरफ से सरफेस पे फ्लो करने लगता है करंट को, और इसी को हम क्या कहते थे, स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, व्हाट वी कॉल्ड स्किन इफेक्ट। ठीक है गाइस, तो डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ठीक है, तो इस रीजन की वजह से यहां पर स्किन इफेक्ट हमारा 0 है। तो यहां पर नो स्किन इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। द टाइम बिटवीन सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड एनर्जाइजेशन ऑफ ट्रिप कॉइल इज कॉल्ड ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, आर्किंग टाइम, डिकेइंग टाइम। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो कौन सा होगा हमारा, ओपनिंग टाइम। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि जब आपका कॉन्टैक्ट सेपरेशन और जो आपकी ट्रिप कॉइल है उसके बीच में ये जो टाइम है, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट भी हट रहा है और जो आप एनर्जाइज हुई है ट्रिप कॉइल, वो जो है क्या कहलाता है, ओपनिंग टाइम कहलाता है। हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग लिमिट ग्राउंड फॉल्ट करंट टू 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 50 एम्पियर या 500 एम्पियर। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर राइट? तो गाइस इसका जो राइट आंसर मैं बताता हूं आपको, जब रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का आप यूज करते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है इट इज लो फॉल्ट करंट के लिए होता है। वो भी कितने से कितना तक,
1 एम्पियर टू 10 एम्पियर तक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? 10 एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टर ऑन विच सॉयल रेजिस्टेंस डिपेंड। तो ऑप्शन नंबर ए डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड, मॉइस्चर, NaCl या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बता दो इसका आंसर मेरे को। ठीक है, क्या होगा? मैंने सारे फैक्टर आपको कराए हैं, तो उसी में से एक फैक्टर को इन्होंने 2 बार तरीके से बाइफैक्ट करके यहां पर बता दिया आपको। जल्दी बताओ मेरे को आंसर। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो बेटा, डेप्थ ऑफ द इलेक्ट्रोड में क्या है, जो मॉइस्चर है वो सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी करता है ना। तो जो जितना डेप्थ में करेंगे उतना ही हमारा वहां पर मॉइस्चर का एक सर्टेन लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे मतलब परमिसिबल वैल्यू ऑफ अर्थिंग मेंटेन रहेगी। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पर जो आपका डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड है वही इन दोनों फैक्टर को क्या करता है, गवर्न कर रहा है। और NaCl क्या है, इट विल शो द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये भी क्या करती है, जो रेजिस्टेंस होता है सॉइल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, और अर्थिंग के अंदर जो फॉल्ट करंट होता है उसे जब वो फ्लो होता है तो उससे रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो हेल्प करता है ये भी। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आगे चलता हूं बेटा। What should be the spacing between the two conductor if the working voltage is 11 kV? जल्दी बता दो बेटा इसका आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? कौन बताएगा इसका आंसर मेरे को जल्दी से जल्दी? इट इज 101 मिलीमीटर। यानी आपके जो स्पेसिंग बिटवीन टू कंडक्टर्स होगा 11 kV का, वो कितना होगा? कहीं कहीं पर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। 101, 11 के बीच में 0 आ गया, ऐसे करके आप इसे माइंड में भी रख सकते हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ IER रूल। ठीक, तो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which type of lamp holder from the following is fitted directly on the wooden board? चलो बताओ। तो पेंडेंट होल्डर, ठीक है, एंगल होल्डर, या ब्रैकेट होल्डर, या बैटन होल्डर। ठीक है, तो जल्दी बताएं। तो बेटा आपको शायद बैटन वायरिंग भी कराई थी, बट यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको, यहाँ चीजें थोड़ी अलग है, यहाँ होल्डर की बात हो रही है। ठीक है, जो आपका वुडन बोर्ड होता है, आपने देखे होंगे पुराने टाइम में, जो लैंप वहां बल्ब लगाने के लिए जो यूज करते थे हम, वो कैसा होल्डर होता था गाइस? बैटन होल्डर। ठीक है, तो आपको मैंने बैटन वायरिंग कराई है। तो बैटन वायरिंग में कौन सी वुड यूज करते हैं हम? टीक वाला। तो वैसे ही हम वहां पर होल्डर उसका बना रहता था और उसमें लगा रहता था। अगर किसी के पास पुराना हो तो जरूर देखा होगा उसने। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। इन हाउस वायरिंग द ग्रीन वायर इंडिकेट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको आने चाहिए। जैसे गेट और ESC में तो आपको क्या है ना, जो रिसर्च टाइप का एप्टीट्यूड ज्यादा बढ़ता है आपका, न्यूमेरिकल अप्रोचेस बढ़ती हैं, कॉन्सेप्ट्स बढ़ते हैं। ये थोड़ा आपको प्रैक्टिकल देते हैं कि किस तरीके की वायरिंग है। जल्दी बताओ इसका आंसर यार। ABCD कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा है गाइस? अर्थ वायर। जो अभी हमने हीटर पे मेटेलिक फ्रेम था जिसे कनेक्ट करा था, वो हमारा कौन सा था? अर्थ वायर का था। ठीक है, उसे ही हमने अर्थ वायर कहा था। और बेटा ये कौन से कलर से रिप्रेजेंट होता है? न्यूट्रल वायर, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंटेड होता है। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अर्थ वायर, ठीक है, ग्रीन कलर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी मैंने अर्थिंग का भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, वो आप मेरे को बताएंगे। तो मैंने इसके अंदर जितने आपसे क्वेश्चन पूछे, प्लीज मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। जो बच्चे रिप्लाई करते हैं, सीरियसली मुझे बहुत खुशी मिलती है उन बच्चों से कि बच्चा कंसर्न रखता है अपने आप के लिए। ठीक है, कि मुझे ये चीज पता है कि नहीं पता, या लिखकर बताता है तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट है गाइस, आज का सेक्शन हमारा इतना ही है। ठीक है, 42 क्वेश्चंस हमने बहुत जल्दी, रैपिड फायर सेक्शन था, शायद 40 मिनट्स के अराउंड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, आगे चलता हूं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, साइट पे जाना है, गेट और ESC के बटन को क्लोज करना है, ठीक है, प्रेस करना है, फिर सब्सक्रिप्शन बटन दबाना है। फोर्थ वन सब्सक्रिप्शन कितने मंथ का लेना आप डिसाइड करोगे। थर्ड ईयर स्टूडेंट अभी अभी अपीयर हुए हो तो 2 ईयर का लो। थर्ड ईयर में पूरा सिलेबस पढ़ जाओ अपना, फाइनल ईयर में रिवाइज करके पेपर क्रैक करो और घर जाओ, ठीक है, नो टाइम वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। आप मेरा कोड राहुल11 कोड यूज कर सकते हैं। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं राहुल11, ठीक है। अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है और फाइनली आप पे करिए, ठीक गाइस। आप इसके बाद कुछ बात देखो गाइस, आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए। गाइस देखिए, कुछ हमारी टीम की अपनी अपनी गाइडलाइन है जो अंकित सर आपको राइट टाइम पर बता देते हैं कि ये चीज पर्टिकुलरली इंग्लिश में जाएगा, ये हिंदी में जाएगा। तो प्लीज गाइड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक, चीजों की गाइडलाइन है। और सेशन हमारे साथ कनेक्टेड होइए, सीखिए, अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड बी काइंड टू ईच अदर। एक दूसरे की हेल्प करो ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच गाइस।